आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ। शायद वो सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसी भूल कर देता है जिसे वह कभी नहीं भूल पाता है। तो चलिए, ऐसे ही एक लड़की की कहानी है जो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। नीतू, मुझे कल शादी के लिए बनारस जाना है, चाहे तो तुम भी साथ चलो। वो तुम अपनी सहेली की शादी में नहीं जा पाई थी ना, सो उससे भी मिलकर बधाई दे देना। मनीष का प्रस्ताव सुन सारे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अपनी सबसे प्यारी सहेली अनीता से मिलने की बेचैनी, उसके जीवन साथी के बारे में जानने की उत्कंठा यकायक अपने चरम पर पहुंच गई। 5 महीने पहले उसकी शादी का निमंत्रण पत्र आया था। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। बार बार नाम पढ़कर और फिर फोन से बात कर दिल को भरोसा दिलाया कि हाँ, अनीता की शादी हो रही है। वो अनीता जिसके लिए शादी का दूसरा नाम गुलामी की जंजीर था। एक ऐसा जंजीर जिसमें फंसी स्त्री किसी निरीह पक्षी की तरह बेबसी और लाचारी का जीवन काट कर अंत में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। अनीता को मैं बचपन से जानती थी। कुछ अलग ही किस्म की लड़की थी। वे कानपुर में मेरे घर से सटे हुए घर में रहती थी। हम दोनों में खूब पटती, साथ साथ खेलते कूदते, स्कूल जाते, छत पर छिपकर घंटों बातें किया करते थे। उसके स्कूल खत्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली हॉस्टल में चली गई। उसके बाद यदाकद पत्रों और फोन के जरिए ही सही, मगर हमारे दिल के तार जुड़े रहे। मेरा अनीता से 4 साल पहले मिलना हुआ था। हमने 2-3 दिन साथ गुजारे थे। तब मैं उसके व्यक्तित्व और सोच में आए परिवर्तन को देखकर हतप्रभ रह गई थी। अनीता अब वो बचपन वाली चुलबुली चहकती गुड़िया नहीं रह गई थी। उसकी जगह एक ऐसी आधुनिकता ने ले ली थी जिसके लड़कों से तेवर और रंग ढंग थे। स्त्री सुलभ लज्जा कोमलता से कोसों दूर अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीने का दावा करने वाली उन्मुक्त, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, दंभित व खुद को सामान्य लड़कियों की श्रेणी से परे समझती थी और उनकी तरह शादी ब्याह कर गृह गृहस्थी देखना अत्यंत हीन कार्य समझती थी। ना बाबा, मुझसे किसी आदमी की जीवन भर गुलामी नहीं की जाएगी। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और उसमें किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा भी था। अनीता अक्सर कहती, हिंदुस्तानी समाज की सबसे बुरी आदत एक दूसरे के जीवन में ताक झांक कर हस्तक्षेप करना है। मेरे सामने उसका मकान मालिक गलती से पूछ बैठा था, बेटी 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी, कहीं बाहर गई थी क्या? बस अनीता की तो चढ़ गई। देखा ना किस कदर रोक टोक की आदत है इन लोगों में। मैं कहीं भी जाऊं, जीऊं या मरूं, किसी को क्या? इतनी सी बात उसके लिए उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप का उदाहरण थी। अनीता के ऐसे आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण के चलते मैं ये जानने को बेताब थी कि वे शादी के चक्कर में कैसे पड़ी। वे कौन महानुभाव हैं जिसका हस्तक्षेप उसने सदा के लिए स्वीकारा? क्या वे भी मेरी तरह ही घर के काम काज करती होगी? इसी दिमागी उधेड़ बुन में उलझे हुए मुझे पता ही न चला कि मैं कब अपनी पैकिंग कर बनारस के लिए तैयार हो गई। रास्ते भर मैं मनीष को अनीता के बारे में बताती रही और वे हैरान होते रहे। आखिरकार हम अनीता के घर पहुंच गए। एक बार फिर उसने अपने बदले हुए व्यक्तित्व से मुझे अचंभित कर दिया। पिछली बार तीखे तेवर दिखाने वाली अनीता आज किसी आम भारतीय गृहिणी की तरह ही नजर आ रही थी। सलीके से बंधी सूती साड़ी, जूड़े में सबरे बाल,
माथे पर कुमकुम, मांग में सिंदूर, उसने हमारी खूब आवाभगत की। मनीष चाय की चुस्की लेते हुए बार बार मुझे घूरे जा रहे थे, जैसे नजरों से कह रहे हों, झूठी कहीं की, तूने क्या बताया था और ये क्या निकली। मेरे पास नजरें बचाने के सिवा कोई दूसरा चारा न था। अनीता के पति 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। यद्यपि मेरा मनीष के साथ गेस्ट हाउस में रुकने का प्रोग्राम था, मगर अनीता ने मुझे अपने साथ रुकने को राजी कर लिया। थोड़ी देर बाद मनीष ने विदा ली और उनके जाते ही मैंने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। ये क्या, क्यों, कैसे? अनीता खिलखिलाकर हंसने लगी। आज उसकी वही पुरानी बाल सुलभ खिलखिलाहट कानों में अमृत सा घोल गई। तू अभी अभी तो आई है, सब क्या अभी जान लेगी? कुछ देर आराम से बैठ, मैं अपने 1-2 काम निपटा लूं, फिर तसल्ली से बात करेंगे, कहकर अनीता रसोई में चली गई। कुछ देर वहीं बैठे मैं भी उसके पीछे चल दी। क्या बना रही है? भरवा बैगन और कचौरी। वाह क्या बात है, मगर अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अभी तो पेट भर नाश्ता किया है, अभी तुझे दे भी कौन रहा है? ये तो मैं अपनी पड़ोसन संध्या के लिए बना रही हूँ, वो माँ बनने वाली है। छठा महीना चल रहा है, आजकल उसका चटपटा खाने का बड़ा मन करता है, मगर मॉर्निंग सिकनेस की वजह से रसोई में जा भी नहीं सकती। कल बातों बातों में यूं ही कह रही थी कि भरवा बैगन और कचौरी खाने का बड़ा मन हो रहा है। सोचा आज उसे सरप्राइज देकर खिला आऊं। मुझे एक और झटका लगा। पड़ोसियों के हाल चाल पूछने तक की बुरा समझने वाली लड़की आज अपनी पड़ोसन को सरप्राइज देकर कुछ खिलाना चाहती है। यकीन नहीं हुआ। मैंने उसके माथे पर हाथ रख तबीयत देखने का अभिनय किया। चल हट, मैं अब बदल गई हूँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, मगर कैसे ये समझ नहीं आ रहा। वे सब बाद में बताऊंगी, पहले जरा संध्या को खाना दे आऊं। अनीता खाना लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आने पर उसके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव झलक रहे थे। लगता है तेरी पड़ोसन को भरवा बैगन और कचौरी पसंद आ गई। हाँ, वो इतनी खुश हुई कि क्या बताऊं। मेरा पेट तो उसका खिला हुआ चेहरा देखकर ही भर गया। सच, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर उन्हें खुशी देने में कितना सुख है, ये मैंने बहुत देर में सीखा। कहते हुए अनीता की आंखों में एक अजीब सा सूनापन छा गया। वे शून्य में ताकने लगी, जैसे अतीत की किसी चौखट को छूने चली गई हो। कुछ पल वहीं ठहर कर वापस वर्तमान में आई और बोली, तू कुछ अपनी सुना, घर में सब कैसे हैं? देख मेरे सब्र का और इम्तिहान मत ले। मतलब? अनीता ने मुस्कुरा कर पूछा। मतलब ये कि मुझे मेरी पर्सनल डायरी का एक एक पन्ना पढ़ना है। जब हम इससे पहले मिले थे तो तू बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसके बाद तेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने तुझे इतना बदल दिया? बताती हूँ। पिछले साल की बात है, मैंने अपनी नौकरी बदली थी, इसलिए फ्लैट भी नए ऑफिस के आसपास ही देख रही थी। बड़ी मुश्किल से एक जगह घर मिला। वहाँ अधिकतर सामान्य वर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय लोग रहते थे। हर एक को हर दूसरे की एक एक बात का पता रहता था। कौन कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कौन बीमार है, तू तो जानती ही है। मुझे इन सब बातों से कितनी चिढ़ थी, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आसपास रहने वालों से कट कर रहा करती। मेरे फ्लोर पर साथ वाले फ्लैट में एक रिटायर्ड दंपति अकेले रहा करते थे। आंटी अक्सर ऑफिस आते जाते हुए टकरा जाती। वे मुझसे बात करने की और मैं उनसे बचने की हर संभव कोशिश करती। एक बार मुझे
तेज बुखार हुआ था। मेरे फ्लैट के बाहर पड़े दूध के पैकेट और अखबारों से शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि मेरी तबीयत खराब है और मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं कि बाहर जाकर दूध ही ले सकूं। तब हफ्ते भर तक उन्होंने मेरा एक माँ की तरह ध्यान रखा। मैं ठीक हो गई, मगर फिर भी उन्हें जब भी मौका मिलता वे मेरे लिए कुछ न कुछ बना कर लाती और पास बैठकर बतियाने लगती। उनका व्यवहार आत्मीयता से भरा हुआ था। उनका मुझे बेटी कहकर पुकारना मुझे भी अच्छा लगने लगा था, मगर फिर वही सवाल, वही नसीहतें, कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो, घर वाले कहाँ हैं, शादी क्यों नहीं करती, लड़कियों का यूं अकेले रहना ठीक नहीं। बस मुझे उनसे झलझलाहट होने लगी। मैं उन्हें अनदेखा करने लगी। घर आती तो स्पाई हॉल से देखकर 4 में से 3 बार दरवाजे ही न खोलती। एक दिन रविवार था। मैं सुबह आराम से बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गई कि आंटी ही होंगी और सुबह सुबह कौन उनके साथ अपना वक्त बर्बाद करे। सोचकर मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर दस्तक दे वे चली गई और मैं भी इस बात को भूल गई। शाम को मैं कहीं बाहर जा रही थी। तभी हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे देखकर पूछा, मैडम, वो आपके साथ वाले फ्लैट के साहब का क्या हाल है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? मैंने घबरा कर पूछा। अरे आपको नहीं पता, सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था। बड़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल गए। लगता है जैसे अंतिम सांसें ले रहे हों। पता नहीं बचे भी या नहीं। मुझे लगा आप तो पड़ोस में रहती हैं, शायद आपको पता हो। सुनकर मेरे पैरों तले जमी खिसक गई। ओह, शायद आंटी उस वक्त मेरे मदद लेने आई थी और मैंने दरवाजा भी नहीं खोला। अपने स्वार्थी कृत्य पर मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी। इधर उधर पूछताछ कर बड़ी मुश्किल से उनके हॉस्पिटल का पता चला। मैं वहां भागी भागी पहुंची तो देखा अंकल का देहांत हो चुका था। आंटी एकदम अकेली असहाय सी अंकल के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी। मुझे आंटी ने जिस नज़र से देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकती। आंटी को हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज समझ नहीं आ रही थी। मैंने ही वहाँ सब निपटाया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। किसी नात रिश्तेदार को भी बुलाने से मना कर दिया। कहने लगी, जब जीते जी किसी ने नहीं पूछा तो उनकी मौत पर क्यों किसी का एहसान लूं। अंकल का दाह संस्कार विद्युत अवदाह गृह में कर दिया गया। अपने दिल पर गुनाह का बोझ लिए मैं हफ्ते भर उनके साथ रही और उनकी देखभाल की। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया, जब तेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था तब दुर्भाग्य से हमारा फोन भी खराब हो गया था। मैं तेरे दरवाजे पर सहायता मांगने गई थी। सोचा था अगर तू अपनी कार से जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दे या फोन करके एम्बुलेंस को बुलवा दे, मगर मेरा दुर्भाग्य तू भी घर पर नहीं थी। बाहर से फोन करने में और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में हुई कुछ मिनटों की देरी ने उनके प्राण ले लिए। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 10 मिनट पहले आए होते तो हम उन्हें बचा लेते। खैर, नियति को कौन टाल सकता है भला। मैं उनसे क्या कहती, कैसे बताती कि उस दर्दनाक घड़ी में मैं घर पर ही थी, मगर अपने क्षणिक स्वार्थ में आकर मैंने दरवाजा नहीं खोला और उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। अनीता फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आप बीती सुन मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। क्या बताऊं नीतू, आज तक अपने कंधों पर उस गुनाह का बोझ ढो रही हूँ। आंटी जब तक मेरे पड़ोस में रही मुझे अपना सबसे बड़ा हितैषी समझती रही और मैंने उनका सब कुछ छीन लिया।
ऐसा मत बोल अनीता, तुझे क्या पता था कि वो किस मुसीबत में है। इसी बात का तो दुख है नीतू, मुसीबत पहले से बताकर तो आती नहीं, और जब वो मुझे अपना समझ सहायता लेने आई तो मैंने उन्हें खुद तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। उस दिन के बाद वो कभी मेरे घर नहीं आई। उस दस्तक ने मेरे जीवन के प्रति नजरिया ही बदल दिया। जिस सामाजिक मूल्यों की मैं खिल्ली उड़ाती थी, उनका गहन अर्थ समझ आ गया। धीरे धीरे मैंने अपने आसपास के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया और पाया कि एक दूसरे के सुख दुख बांटने से, एक दूसरे के काम आने से कितना रस खुल जाता है जीवन में। मेरे ऑफिस में रवि काम करता था। वो सकल सूरत रंग ढंग में साधारण थे, मगर उनके ऊंचे विचारों और सहायता जैसे गुणों ने मुझे बेहद प्रभावित किया। हम करीब आए और फिर हमने शादी कर ली। आज मैं अपनी गृहस्थी और अपने समाज में बेहद सुखी हूँ, मगर आंटी के साथ घटी वह घटना दिल में कुछ ऐसी चुभी है कि निकाले नहीं निकलती। मैंने अनीता के हाथों को थाम लिया। ये 3-4 दिन कैसे निकले पता ही न चला। हमने जी भर बातें की, अपने खट्टे मीठे अनुभव बांटे, मगर अनीता के दिल में चुभी वो फांस मैं भी ना निकाल पाई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।